बायोलॉजी, 11th है बायोलॉजी। और लेसन है अपना फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, जीव जगत। लेसन का नाम क्या है स्टूडेंट्स अपने, जीव जगत। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी लेसन होता है, अगर उसका जो नाम होता है उसका अर्थ अगर अपने को पता है तो उस लेसन को ये मान लीजिए 50% अपन ने कवर कर लिया है। अगर वह नाम ही समझ में नहीं आया तो लेसन में अपन क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जीव, तो इस लेसन में एक तो अपन क्या पढ़ेंगे, जीव के बारे में कि जीव क्या है, जगत यानी कि उस जीव का जगत क्या है, वह किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति वगैरह होती है, किस प्रकार से वह वातावरण में रहता है, किस प्रकार से उसके अंदर विकास होता है, सारी उसके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि जो जीव है, जीव क्या है। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में अपने यही उठता है कि जीव क्या है। तो देखिए जीव का मतलब क्या होता है। जीव अपन कह सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म भी होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म भी होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि विशालकाय भी माने जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म तो इतने होते हैं कि इन्हें अपन किसकी सहायता से देखना पड़ता है, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। और विशालकाय जीव अपन मान सकते हैं जैसे कि हाथी है, या पहले डायनासोर वगैरह पाए जाते थे, या ब्लू व्हेल है। ये सब अपने को पता है कि इनका आकार कितना होता है। तो वह सब अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो जीव होता है उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, वह एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना से लेकर एक बड़ी विशालकाय संरचना तक अपन कह सकते हैं कि जीव होता है वह पाया जाता है। अब जो जीव की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अपन मानते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिकों के अलग अलग मत प्रस्तुत हुए हैं। जीव की जो उत्पत्ति है उसमें प्रत्येक वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन कहा जाता है कि जीव की उत्पत्ति स्वतः उत्पन्न होती है। जो स्वतः जननवाद का एक सिद्धांत है उसमें बताया गया कि जीव की उत्पत्ति क्या होती है, स्वतः होती है। तो उसके बारे में आगे के पाठों में पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पर बताया गया कि जो जीव होते हैं ना, उनके अंदर अपन मानते हैं कि अपन दो प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो अपन देखते हैं सजीव, एक अपन बोलते हैं निर्जीव। इस पाठ में जो अपन चर्चा करेंगे इन्हीं दो वर्डों के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले। आज के पार्ट के अंदर जो अपना पार्ट फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट चल रहा है ना, इसका ये अपना हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। इसमें तो सजीव और निर्जीव के ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कि जीवों के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं अपने को देखने को मिलती है। तो अगर किसी जीव के शरीर में अपन मानते हैं कि वह क्रियाएं होती है, तो जैसे सबसे पहले तो अपन मान सकते हैं जीव के शरीर में प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। इसके अलावा उपापचयी क्रियाओं में अगर देखें, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है, और इनके अलावा गति पाया जाता है, वृद्धि पाई जाती है, और पोषण, उत्तेजनशीलता, कोशिकीय संरचना, आकार व आकृति में परिवर्तन अपन कह सकते हैं, और निश्चित जीवन चक्र, विभिन्नताएं, अनुकूलन, ये सारे गुण अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो तो अपन किसकी श्रेणी में मानते हैं, सजीव की श्रेणी में मानते हैं। और जिसमें ये सारे अनुकूलन नहीं देखने को मिलते हैं वो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, आपके निर्जीव की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज अपन सबसे पहले जो जीव के लक्षण हैं जिनके आधार पर अपन कहते हैं जीवों को सजीव व निर्जीव दो श्रेणियों में बांटा जाता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जीव के लक्षण, तो पहला जो मुख्य लक्षण होता है किसी भी जीव का, वह क्या होता है, प्रजनन, प्रजनन या जनन। इस आधार पर सजीव व निर्जीव का निर्धारण अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रजनन या जनन होता क्या है। तो देखिए जनन या प्रजनन जीवों के शरीर में पाई जाने वाली वह क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जीव अपने समान ही नई प्रजाति का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वह क्या करता है, अपने समान ही एक नए जीव को जन्म देता है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं,
जनन के नाम से जानते हैं। और जनन ओनली ऑन अपन कह सकते हैं कि सजीव जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, या कह सकते हैं जिनमें जनन की प्रक्रिया होती है वह तो क्या है, सजीव है, और जिनमें नहीं होती है वे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो वे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो एक प्रकार से अगर अपन इधर देखें कि जैसे छोटी क्लासों में अपन क्या करते थे, एक सारणी बनाते थे सजीव है निर्जीव की, सजीव में ये लक्षण पाए जाते हैं, निर्जीव में ये नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक अपन लिख भी सकते हैं। जैसे पहला जो लक्षण है कि इधर जो जनन की प्रक्रिया होती है सजीव में पाई जाती है, जबकि निर्जीव में अपन मानेंगे जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो पहला लक्षण तो अपना जनन के आधार पर। दूसरा जो लक्षण ले रहा हूं वो है अपने शरीर में होने वाली वृद्धि। दूसरा लक्षण क्या होगा, शरीर में होने वाली वृद्धि। तो देखिए वृद्धि को भी अपन मान सकते हैं जीवों का एक प्रमुख लक्षण माना गया है, और जीवों के शरीर में जो वृद्धि होती है वह होती है उनके शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप अपन मानते हैं कि वृद्धि होती है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, जैसे अपने शरीर की ग्रोथ या वृद्धि देखनी है तो अपने शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उनके फलस्वरूप वृद्धि होगी, जिसमें अपने श्वसन क्रिया भी आती है, अपने पाचन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। ये सारी क्रियाएं अगर लगातार सही चलती रहती है तो शरीर क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो जिनमें अपन मानते हैं कि वृद्धि होती है वह तो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, और जिनमें नहीं होती है वह क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। यानी कह सकते हैं सजीवों में जो वृद्धि होती है वह पाई जाती है और निर्जीव में नहीं पाई जाती है। तीसरे अगर लक्षण की अगर अपन बात करें, गति। तीसरा जो लक्षण है वह अगर अपन देखें तो वह क्या होती है, गति मानी जाती है। तो इस गति के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से चलकर यहां पहुंच रहा हूं, इधर घूम रहा हूं, यह क्या है, मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या है, गति है। तो गति का जो लक्षण होता है वह भी अपन कह सकते हैं ओनली उन सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में गति नहीं होती है। निर्जीव एक निश्चित स्थान पर रहता है। जैसे अपन कह सकते हैं कोई टेबल है, कुर्सी है, अगर अपन खुद उसे उठाकर रखेंगे यानी किसी बाह्य कार्य की वहां पर आवश्यकता पड़ रही है, वह स्वतः गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए गति भी किसका लक्षण होता है, सजीवों का लक्षण माना गया है। गति किसका लक्षण माना गया है, सजीवों का लक्षण माना गया है। निर्जीव में गति नहीं पाई जाती है। गति के बाद में चौथा जो लक्षण अगर अपन बात करते हैं ना दोस्तों, वह क्या होता है, अपना पोषण होता है। पोषण अपने को प्राप्त होता है जो अपन भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं, उसे भोजन को प्राप्त करने के पश्चात अपन कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर एक पाचन की क्रिया होती है। उस पाचन क्रिया में वो पाचन तंत्र का योगदान माना जाता है, और पाचन की क्रिया होने के पश्चात जो अपन भोजन ले रहे हैं उस भोजन का अपने को जो रस मिलता है यानी उसके जो पोषक पदार्थ अपने को प्राप्त होते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, जिससे अपने शरीर की क्या होती है, ग्रोथ होती है। यानी अपने लिए पोषण आवश्यक होता है सजीवों के लिए। निर्जीव जो होते हैं उनको किसी प्रकार के पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो कह सकते हैं पोषण भी क्या है, सजीवों का एक प्रमुख गुण है, निर्जीव में पोषण भी नहीं होता है। तो चौथा अपन कह सकते हैं जो पोषण है वह भी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता है। 5 नंबर का अगर अपन देखें तो वह देखिए उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता का क्या होता है, गुण पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि जैसे 10th क्लास वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वातावरण में कोई भी उद्दीपन होता है तो उद्दीपन के फलस्वरूप क्या होती है, अनुक्रिया होती है शरीर में, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, जो अचानक होती है। वैसे ही अपन कहते हैं सजीव के अंदर, जैसे मेरा ये हाथ है, इसको टच किया, मेरे को महसूस होगा इसके खिलाफ में उत्तेजना है मेरे शरीर के अंदर। कोई भी कार्य करेंगे तो उसके प्रति क्या उत्तेजना उत्पन्न होती है। जैसे पादपों में अगर अपन देखते हैं कि उन्हें कोई कारक मिलता है या उद्दीपन मिलता है तो उसके फलस्वरूप वह क्या करते हैं, उत्तेजना प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक बंद कमरा है, एक बंद कमरा है, उसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, एक पौधा रखा हुआ है, गमले के अंदर लगा हुआ पौधा रख दिया, और उस कमरे के अंदर एक छिद्र है या अपन कह सकते हैं खिड़की है, उसके अंदर से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है।
तो जिस दिशा से वह प्रकाश आ रहा है, जिस दिशा से अपन कहेंगे वह प्रकाश आ रहा है, तो वह जो पौधा होगा उसका तना अपन कहेंगे कि उधर की ओर गति करने लगता है, यानी कि प्रकाश की दिशा की ओर अपन मानेंगे कि वह पौधा जो होगा उसका तना वाला भाग जो होगा वह मुड़े जाता है। तो वह वहां पर क्या कर रहे हैं, उत्तेजनशीलता प्रदर्शित कर रहे हैं पादप, क्योंकि पादप भी क्या होते हैं, एक सजीव की श्रेणी में अपन ने उन्हें माना है। पादपों को भी क्या माना है, सजीव की श्रेणी में माना है, और ये जो सारे लक्षण है ये पादप भी शो करते हैं, तो वह भी अपन मानते हैं सजीव की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर कई कहेंगे कि सर पादप गति कैसे करते हैं, तो यहीं पर मैं बताना चाहूंगा, जो अभी मैंने बताया ना प्रकाश की तरफ, तो वह प्रकाशानुवर्तन गति होती है अगर आपने पढ़ा हो तो। अगर वह भूमि की तरफ जड़ों की गति हो रही है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है, तो वह गुरुत्वानुवर्तन गति हो रही है। ऊपर की तरफ गति हो रही है तो वह अपन मानेंगे कि प्रकाशानुवर्तन गति होती है। जल में गति होती है तो जलानुवर्तन गति होती है, कंपन के द्वारा गति होती है तो कंपानुकुंचन गति होती है, तो वो सारी अपने को पादपों में भी देखने को मिलती है। तो जो उत्तेजनशीलता का जो गुण होता है वह भी अपन देखते हैं किसमें पाया जाता है, ओनली ऑन सजीवों में पाया जाता है। उत्तेजनशीलता पाई जाती है, इधर नहीं पाई जाती है। इसके बाद में देखिए जो 6 नंबर की अगर अपन देखें, 5 मैंने आपको बता दिए, 6 क्या हो जाएगी, कोशिकीय संरचना। 6 क्या हो जाएगी आपकी, कोशिकीय संरचना हो जाएगी। तो इस कोशिकीय संरचना में अपन क्या देख सकते हैं कि प्रत्येक जो जीव होता है उसके शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है दोस्तों, वह होती है कोशिका, या अपन उसे क्या कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से क्या होता है, निर्मित माना गया है, और इसे शरीर की क्या कहते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी इसी के द्वारा जीव की संरचना का निर्माण होता है और जीव के जो कार्य होते हैं वह भी इसी के द्वारा पूर्ण माने जाते हैं। और कोशिका की संख्या के आधार पर जीव भी 2 प्रकार के देखते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। पढ़ा होगा। तो जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिनके शरीर का निर्माण 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मिलने से होता है और उन्हें अपन क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। एक कोशिकीय जीवों के शरीर की सारी जो क्रियाएं होती है उसे एक कोशिका के द्वारा होगी, जबकि बहुकोशिकीय में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सेल्स जिम्मेदार होती है। तो अपन कहेंगे जो सजीव होते हैं उनके अंदर कोशिकीय संरचना पाई जाती है, कोशिका होती है, उनसे मिलकर जीव का निर्माण होता है। पहले कोशिका से फिर अपन मानते हैं उत्तक वगैरह का निर्माण होता है, उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोशिका है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपन मानते हैं अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र क्या होता है, अंगों का समूह है। जैसे फॉर एग्जांपल पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंग अपन क्या क्या पढ़ते हैं, मुख पढ़ते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं मुख के बाद मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ये पढ़ते हैं। तो ये अंग हो गए, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से अपन ने कर दिया तो एक अंग तंत्र बन गया, जिसे अपन क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो वो सारा किसका लक्षण है, सजीवों का लक्षण है। निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। तो 6 नंबर अपन क्या ले सकते हैं, कोशिकीय संरचना। यह भी किसका लक्षण अपन मानेंगे, सजीवों का ही लक्षण है मानते हैं। तो यह सजीव में प्रेजेंट, निर्जीव में एब्सेंट। 7 नंबर की अगर अपन बात करें तो आकार व आकृति। आकार व आकृति के आधार पर अपन कह सकते हैं। तो देखिए कोई भी सजीव मान लीजिए, तो उसके अंदर अपन मानते हैं कि एक निश्चित आकार व आकृति होती है, और उसमें वह अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, उस आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ये सजीवों का अपन मान सकते हैं कि एक मुख्य लक्षण है। माना जाता है कि वह आकार में या आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं कर सकते हैं। उनकी एक बार जो आकृति बन गई लाइफ टाइम वही बनी हुई रहती है, लेकिन जो सजीव होते हैं वह अपने आकार व आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आकार व आकृति जो होती है, आकार व आकृति में परिवर्तन सजीव कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते हैं।
इसके पश्चात 8 नंबर अगर अपन देखें तो इनका क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, जीवन चक्र होता है। निश्चित जीवन चक्र माना गया है। जीव होते हैं, उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र के अंतर्गत वह क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। उस जीवन चक्र के अंतर्गत अपन मान सकते हैं कि जन्म लेते हैं। जन्म लेने के पश्चात उनके अंदर अपन मानते हैं बचपन आता है। बचपन के बाद वह धीरे धीरे बड़े होते हैं। बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था आती है। फिर वयस्क अवस्था, युवावस्था आती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपन मान सकते हैं कि बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापे के पश्चात क्या हो जाती है, अपनी मृत्यु हो जाती है। यानी कि पूरा क्रम एक बना हुआ है, जीवन चक्र जो है वह निश्चित बना हुआ है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्या होती है, क्रियाएं चलती हुई रहती है। तो ऐसा निश्चित जीवन चक्र किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं होता है। निश्चित जीवन चक्र किसमें देखने को मिलता है, सजीवों में, निर्जीव में नहीं देखने को मिलता है। इसके पश्चात अपन देखते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, अब विभिन्नताएं भी अपन कहेंगे जीवों का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। जिनमें विभिन्नताएं होती है वे सजीव है और जिनमें नहीं होती है वह निर्जीव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कह रहे हैं कोई भी जीव है, उसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है और नई संतति का निर्माण होता है, तो वह संतति जो होती है वह अपने जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। तो वह वहाँ पर क्या आ रही है भाई, विभिन्नता आ रही है। तो वह गुण किस में देखने को मिलता है, ओनली ऑन सजीवों में होता है। निर्जीव में यह गुण देखने को अपने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि 9 नंबर का जो लक्षण मान सकते हैं वह क्या हो जाएगा, विभिन्नताएं। वह क्या हो जाएगा, विभिन्नताएं सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। फिर अनुकूलन, ये क्या है, अनुकूलन। तो अनुकूलन जैसे मेरे ख्याल से सब जानते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब होता है जैसा वातावरण अपने को मिलता है उसके अनुसार खुद को डालना या एडजस्ट करना, वह क्या होता है, अनुकूलन होता है। वातावरण के अनुसार डलना। जैसे अपन किसी स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन अपने को अजीब लगेगा, गर्मी का एहसास होगा, लेकिन धीरे धीरे अपन क्या हो जाते हैं, फिर आदी हो जाते हैं, उसी वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। तो अपन वहाँ पर कौन सा गुण पाया जा रहा है अपने अंदर, अनुकूलन का गुण पाया जा रहा है। तो यह ओनली ऑन क्या होगा, सजीवों में ही पाया जाता है। निर्जीव कोई एक पत्थर है, उसको चाहे अपन कहीं पर भी रखें, उसमें कोई अनुकूलन नहीं देखने को मिलता है। उसको अगर अपन 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे तो भी वैसा ही रहेगा, और 10 डिग्री में रखेंगे तो वह भी वैसा ही पाया जाता है। तो वह कोई विपरीत प्रतिक्रिया वहाँ पर प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अनुकूलन का जो गुण होता है, एडजस्टमेंट का जो पावर होती है, वह किस में देखने को मिलती है अपने को, अनुकूलन। तो वह किस में देखने को मिलेगी, सजीवों में, निर्जीव में नहीं होती है। 10 हो गए। इसके अलावा देखिए मुख्य अपन कहते हैं श्वसन। श्वसन का जो आता है, तो श्वसन में अपन कहते हैं प्रत्येक जीव जो होते हैं वह क्या होते हैं, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। क्योंकि श्वसन में क्या मिलती है, प्राणवायु मिलती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। जो प्राणवायु मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। तो श्वसन के द्वारा गैसीय विनिमय की क्रिया होगी, आदान प्रदान की क्रिया होगी। तो जिनके अंदर श्वसन प्रक्रिया होती है वे सजीव है, और जिनमें नहीं होती है वे क्या है, निर्जीव है। तो जिनके अंदर अपन मानेंगे श्वसन क्रिया होती है वे सजीव, जिनमें नहीं होती है वे निर्जीव। इसके पश्चात अपन कहेंगे पाचन की क्रिया। तो पाचन अपने को सबको पता है, पाचन क्या होता है, जो भी भोजन अपन ले रहे हैं उसको सरलतम अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन का गुण भी जिनमें पाया जाता है वे तो सजीव है, जैसे अपन है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी पाचन की क्रिया होती है। तो उसके जिनमें नहीं होती है वे क्या हो जाएंगे, निर्जीव हो जाते हैं। तो 12 नंबर अगर अपन देखें तो पाचन सजीवों में, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। श्वसन पाचन हो गया। पाचन अगर हो रहा है तो उत्सर्जन की क्रिया भी होगी। अब उत्सर्जन अपन कहेंगे कि अपन जो भी भोजन वगैरह ग्रहण कर रहे हैं तो या श्वसन की क्रियाएं हो रही है, इन सब के फलस्वरूप शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं,
उत्सर्जन के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन की क्रिया भी ओनली ऑन सजीवों में पाई जाती है, निर्जीव में किसी प्रकार की उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। तो 13 नंबर अपन कहेंगे उत्सर्जन सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। उत्सर्जन के पश्चात परिसंचरण की क्रिया। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब है घूमना। जैसे अपनी बॉडी के अंदर परिसंचरण पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 10th क्लास में पढ़ा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र तो जो होता है कीटों की विशेषता होती है, मोलस्का संघ के जीव वगैरह होते हैं, और जो अपन मान सकते हैं बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्य वगैरह में पाया जाता है, जिनके शरीर के अंदर अपन कहते हैं रक्त का जो परिसंचरण होता है वह धमनी शिरा केशिकाओं के माध्यम से होता है, यानी कि ब्लड किस में बहता है, रुधिर वाहिनियों में बहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। तो यह जो परिसंचरण की जो क्रिया होगी वह जिसमें पाई जाती है वह क्या है भाई, सजीव है। जिनमें परिसंचरण की क्रिया पाई जाती है वे सजीव है, जिनमें नहीं होती है वे क्या है, निर्जीव होते हैं। तो इतने लक्षण मैंने आपको मुख्य रूप से बता दिए हैं परिसंचरण क्रिया। इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो बुद्धि हो सकती है, यादाश्त की क्रिया अपने हो सकती है, हार्मोन्स स्त्राव की क्रिया हो सकती है, या अगर कुछ भी याद ना आए ना स्टूडेंट्स, तो सीधी सी एक बात अपने को ध्यान में रखनी है आप लोगों को। अगर कुछ भी याद ना आए तो ये मान लीजिए अपन तो क्या है, सजीव है, अपन तो क्या है, सजीव है, और आपके सामने कोई पत्थर है, टेबल है, वह क्या है, निर्जीव है। अब अपने अंदर दोनों के अंदर क्या करना है, अपने को डिफरेंस करना है। आपको स्वयं में और उस मेज के अंदर या टेबल या कुर्सी में जो भी अंतर दिखाई देता है वे सब क्या हो जाते हैं, सजीव व निर्जीव के क्या माने जाते हैं, मुख्य अंतर माने जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा है। जनन देख लिया, वृद्धि, गति, पोषण, उत्तेजनशीलता, कोशिकीय संरचना, आकार आकृति में परिवर्तन, निश्चित जीवन चक्र, विभिन्नताएं, अनुकूलन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिसंचरण क्रिया, ये सारे अपन ने यहाँ पर देखे हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं वह किसके निशानी मानी गई है, सजीव, यानी जिनमें पाए जाते हैं वो तो क्या होते हैं, सजीव कहलाते हैं। और जिन जीवों के अंदर ये सारे लक्षण नहीं पाए जाते हैं वह किसकी श्रेणी में आते हैं, निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी 11th बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव किया है तो अपनी पढ़ाई जो है वह शुरू कर दीजिए। लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जल्द ही आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो लेसन को पढ़िए और नोट्स जैसे ही एक लेसन कंप्लीट हो जाता है आपको नोट्स की PDF भी सेंड कर दी जाएगी। तो साथ साथ में पढ़िए और जो भी आपको वीडियो वगैरह मिलते हैं अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। मेरा कहने का मतलब है तब तक उसे देखिए तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आ जाता है। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में हमसे आप लोग पूछ सकते हैं, उसको सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास जीव जगत के बारे में। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने 10th क्लास तो पास कर लिए, अब हम 11th में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें, 11th में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें। कई कहते हैं सर हमारे 70% बने हैं, कई कहते हैं 80% बने हैं, और कई कह रहे हैं 60% का बने हैं, और कई 50% वाले भी कह रहे हैं। तो उन दोस्तों से या स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो पिछला वीडियो मैंने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का अपलोड किया था उसमें एक बात समझाई थी, जो मेरी बात स्टूडेंट्स के साथ साथ गार्जियंस के लिए भी थी, कि आप जो भी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं वह कभी भी अपने 10th के परसेंटेज को देखकर मत कीजिए। आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना आपकी रुचि किस में है, कौन से क्षेत्र में आपकी रुचि है, कौन से क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मजा
आता है उस सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है। परसेंटेज चाहे आपके 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 60 हो, चाहे 50 हो। मैं एक बात कहता हूं, अगर 50% वाला स्टूडेंट भी साइंस लेता है और लगातार मेहनत करता है, रुचि लेता है, पढ़ने में उसे मजा आता है, तो वह भी 90% अबव लाकर दिखा सकता है, वह भी टॉप कर सकता है। बस जरूरत होती है उस सब्जेक्ट में रुचि लेने की, लगन होने की या मेहनत करने की। और साथ ही इसके विपरीत अगर एक 90% वाला स्टूडेंट भी अगर साइंस ले लेता है और उसके दिमाग में ये आ जाता है मैं तो होशियार बच्चा हूं, ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, तो उस बच्चे को भी डाउन आते हुए बिल्कुल समय नहीं लगता है। फिर अपने को या घर वालों को एहसास कब होता है, जब 12वीं का रिजल्ट आता है, तो फिर कहते हैं बच्चे के तो 90% 10th में आए थे भाई, अब 60% ही कैसे आए, 50% ही कैसे आए। तो वह सारा कसूर किस पर डाला जाता है, स्कूल वालों पर डाल दिया जाता है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं उस बच्चे की भी कमी है, देखी जाती है कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं तो होशियार हूँ भाई, मेरे तो जैसे 10th में आए वैसे ही 12th में आ जाएंगे। तो बच्चे ने वहाँ पर क्या की थी, 10th में मेहनत की थी, लेकिन 12th में उसने क्या नहीं की, मेहनत नहीं की, उसने लगन नहीं दिखाई, सब्जेक्ट में रुचि नहीं ली, इसलिए परसेंटेज क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है स्टूडेंट्स कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है वह सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है उसका चुनाव कीजिए। जैसे अब साइंस की बात चल रही है तो यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट भी आता है, एग्रीकल्चर भी बायोलॉजी, और साथ में अपन कहते हैं कि जो अपने मैथ सब्जेक्ट भी आता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे अगर मैथ सॉल्यूशन में आपको मजा आता है और आपकी लाइन अगर आप जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स का चुनाव आप कर सकते हैं अगर रुचि लेनी है। दूसरा, अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी या साइंस से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनको पढ़ने में मजा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, शारीरिक संरचना पढ़ने में मजा आता है, शरीर की गतिविधियां पढ़ने में मजा आता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपको बायोलॉजी का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर से संबंधित है, अपन एग्रीकल्चर फील्ड है अपना और उसी में अपन कोई बड़ा वर्क करना चाह रहे हैं, अपन एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर अपने को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। तो अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसी के साथ आज का जो पार्ट है अपना समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।